संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो जुलाई महीना आगे है और जुलाई महीना आगे है तो हमन छत्तीसगढ़ के समाचार जुलाई 1 ले लेकर के जुलाई 7 तक आपके सामने लेकर के हाजिर हो गए हम फिर एक बार। और ये तारीख के बनेच कन समाचार हो गए। अब कुछ कुछ हुआ तो छोड़े घलोक पड़ी, लेकिन जो बहुत जरूरी रही वो सब लेकर के एपिसोड में हमन हाजिर हो गए हैं। शुरू कर बो, चलिए समय ज़्यादा नहीं लेंगे और शुरू करेंगे इस जुलाई माह के पहले हफ्ते का जो 7 दिन रहा, या जुलाई माह के पहले 7 दिन उसका समाचार। बहुत कुछ है जानने को, तो शुरू कर लेते हैं। आइए पहले समाचार से शुरू करते हैं। परिचय देना तो भूल गया, मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने छत्तीसगढ़ में, और इसलिए छत्तीसगढ़िया में शुरुआत हुई थी। चलिए तो शुरू करते हैं और बात करते हैं पहली न्यूज़। तो पहला न्यूज़ जो है वो एक चावल की किस्म का है। छत्तीसगढ़ चावल के लिए जाना भी जाता है और छत्तीसगढ़ का जो कृषि अनुसंधान केंद्र समझ लीजिए, या हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा एक चावल की प्रजाति विकसित की गई है, जिंक राइस। ये विकसित किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा, और इसका जो उपयोगिता बताया जा रहा है वो कुपोषण से लड़ने में काफी महत्वपूर्ण होगा। और जो कुपोषित बच्चे हैं या कुपोषित लोग रह गए हैं उनके पोषण के लिए बहुत उपयुक्त या अच्छा माना गया है इसे। दूसरा, इसका फायदा बढ़ाया गया। अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है, इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, तो इस राइस का एक क्वालिटी ये भी है कि इट इंक्रीज योर इम्यूनिटी, आपका प्रतिरोधक क्षमता रोग से लड़ने की वो बढ़ाने में भी सक्षम बताया जा रहा है इस चावल को लेकर के। तो ये काफी चर्चा में आया जिंक राइस, और इससे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हाल फिलहाल किस तरह के चावल की प्रजाति विकसित की गई है। तो जिंक राइस। दूसरी न्यूज पर आएंगे और कोंडागांव से है ये। कोंडागांव से जो न्यूज है वो न्यूज कह रही है कि कोंडागांव में अब कोको की उपज ली जाएगी। कोको क्या होता है? एक उष्णकटिबंधीय टाइप का पौधा है, और वो पौधा जो चॉकलेट आदि बनाने में वो खाते हैं ना आप, डार्क चॉकलेट, हाँ बिल्कुल, या डार्क फैंसी बिस्किट वगैरह खा रहे होंगे आप, तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो कोको से होता है। कमाल की बात है, कोको जिस देश में उगता है, घाना इसके लिए, घाना देश का नाम है जहां बहुत अच्छे किस्म का कोको पाया जाता है, लेकिन ब्राजील है, वहाँ कोको अच्छा होता है, लेकिन उन देशों में उसको वो महत्व नहीं मिला जितना यूरोपियन देश या एशियन कंट्रीज ने अपनाया है। तो हम उसके महत्व को समझे और छत्तीसगढ़ तक पहुंचाए हैं, और कोको की उपज कोंडागांव में होनी शुरू हो जाएगी। कोंडागांव के उस क्षेत्र में ये उपज होने को है जहां नारियल का उत्पादन भी हो रहा होगा। तो कोंडागांव से यदि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का नारियल विकास बोर्ड ऑलरेडी वहां मौजूद है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ का नारियल विकास बोर्ड कोंडागांव में, और वहीं अब उसी जमीन पर, उसी भूमि पर कोको की उपज भी ली जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज था। तीसरी न्यूज जो है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाली है क्योंकि इससे जुड़ी हुई काफी सारी बातें हैं जो आप और हम करेंगे। न्यूज का नाम है या न्यूज का टॉपिक जो है वो है हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान। इस अभियान में हरिहर छत्तीसगढ़, पहले तो कई बार क्या होता है अभियान के नाम पे ही प्रश्न पूछ लेता है, तो ये तो ध्यान रख लेंगे, हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान। हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान के भीतर 7 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, और ये इस साल के भीतर पूरा किया जाना है। और एक डाटा इसी न्यूज के साथ और था कि छत्तीसगढ़ का जो है 44.21% क्षेत्र वन से संबद्ध है, पूरा घिरा हुआ है या वन आरूढ़ है। अब इसमें 2-3 चीजें और निकल के आई इस न्यूज के भीतर ही। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब न्यूज पढ़ें तो उसके हेडलाइन को पढ़ के नहीं छोड़ें, डिटेल पढ़ने का प्रयास करें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उसी न्यूज के भीतर कुछ चीजें थी, जैसे राम वनगमन मार्ग बन रहा है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के जितने भी चिन्हित स्थल हैं, कोरिया से आपको याद होगा हरचौका से शुरू किया था हमने, और सुकमा में कोंटा तक पहुंचे थे। तो उस पूरे मार्ग के भीतर, यानी जो 1300 किलोमीटर का एरिया है, उसमें 75 चयनित स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। कौन से वृक्ष लगाए जा रहे हैं? वो वृक्ष जो आध्यात्मिक महत्व के, धार्मिक महत्व के वृक्ष हैं उन्हें लगाया जाएगा, जिनमें आम है, बरगद है, पीपल है, नीम है और आंवला है। कई बार होता है कि वृक्ष का नाम भी पूछ सकता है, आम, बरगद, पीपल, नीम और आंवला, ये वो 5 वृक्ष हैं जो कि यहाँ रोपे जाने वाले हैं राम वनगमन मार्ग के भीतर। इसी में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, और इसी न्यूज को जब और बढ़ाते हैं तो हमको एक चीज और मिली कि 11 जुलाई से छत्तीसगढ़ में सीड बॉल तकनीक से वृक्षारोपण या बुआई का कार्यक्रम शुरू किया जाने वाला है। सीड बॉल क्या होता है मैं समझाऊंगा, घबराए नहीं। पहले तो ये याद कर लें कि 11 जुलाई से, अभी आने वाला है समय, वहां से सीड बॉल बुआई कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। और इसमें खास बात ये की जा रही है कि जो नदियों के तट हैं
और इसमें कुल 14 नदियां उठाई गई हैं। उन नदियों के तट पर इस तकनीक से वृक्षारोपण किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कई बार ये भी हो सकता है कि वो कौन सी नदियां हैं। नदियों का यहाँ मैं बता दिया हूं कि नदियों का नाम वैसे आपको अभी लिखवा दूंगा। और ये जो पौधों की संख्या है वो भी है 10,39,000 के करीब नदियों के किनारे पौधे उगाने का लक्ष्य रखा गया है। जो 14 नदियां हैं उनके नाम है, महानदी है, अरपा है, इंद्रावती है, ये आप परिचित हैं इन सब से। इसके अलावा कोटरी है, मनियारी है, इसके अलावा पैरी है, खारून है और नारंगी। ये आप अक्सर सुनते रहते हैं, वो नदियों के नाम है तो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन जो याद नहीं हो पाएंगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज आप मेरे लिए मदद करिएगा। क्या मदद करेंगे? तो आप बहुत सिंपल, जिन नदियों का नाम बोल रहा हूं आप उनका जिला खोज करके मुझे कमेंट में बताइएगा। और जिनको पता हो तो अच्छी बात है, जो उस क्षेत्र के हैं वो तो कमेंट पर लिख करके बाकियों को भी सूचित करें, उनका भी फायदा होगा। बाकी नदियों के नाम मैं बता रहा हूं इनके अलावा। तो उसके अलावा हमारे पास जो नदी है उसमें एक तो आगर है, मेढकी नदी है, भापरा नदी है, रेहर है, अटम नदी है, सकरी नदी है। बाकी मैं पहले नाम ले चुका हूं। तो ये वो नदियां हैं जिनके किनारे, जिनके तट पर वृक्षारोपण किया जाना है। तो बहुत कुछ था इसी एक न्यूज से। अब बच गई वो वाली बात, सीड बॉल। आते हैं वापस। तो भाई सीड बॉल तकनीक ना वृक्षारोपण की एक तरह से समझिए आधुनिक तकनीक है, और जिसका पूर्वज देश या जिसका शुरुआत करने वाला देश जापान है। तो जापान ने इस तकनीक को फेमस किया और फिर दुनिया के अलग अलग देशों ने अपनाया है। सीड बॉल तकनीक में बेसिकली होता क्या है? तो सीड बॉल तकनीक में वो जो क्ले होती है ना, क्ले किसको कहते हैं? वो मिट्टी जिससे बर्तन आदि बनाए जाते हैं, या फिर क्रॉकरी वगैरह, क्रॉकरी नहीं, बर्तन आदि बनाने, या वो क्ले आर्ट होता है, वो बच्चों को सिखाया जाता है ना क्ले आर्ट बनाना। उस तरह का जो गीली चिपचिपी सी मिट्टी होती है उसके साथ जो वृक्ष के बीज हैं या पेड़ के बीज जो आप चाहते हैं उगाना, वो डाल दिए जाते हैं। रोल कर लिया जाता है, गोल बना लिया जाता है, पैर से गूंथ करके बनाते हैं। गोल बना करके एक जाली होती है, और वो जाली से 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर का व्यास मान करके, या लगभग इतने, या जो आपके अनुरूपित, जो आपको जरूरी हो उतने व्यास का एक गोला जो है उस जाली को दबा करके काट लिया जाता है। फिर गोल निकल आता है और उसको शेप दे करके आप रैंडमली फेंक देते हैं या बिखरा देते हैं जिन क्षेत्रों पे आप उपज चाहते हैं वहां। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा मैं चर्चा कर देता हूं, पानी की बचत होती है। आपको जबरदस्ती बीज को उगाने के लिए जलारोपण कर जल देने की जरूरत नहीं पड़ती वृक्षारोपण के दौरान। दूसरा ये होता है फायदा इसका कि ये लंबे समय तक भी रह जाता है बीज सुरक्षित, और जब प्राकृतिक उसको अनुकूलता मिलती है, यानी कि नॉर्मली बारिश हुई या तापमान उसको सही मिला, तो वो अंकुरित होकर के खुद ब खुद उगाता है। काफी दिन तक संरक्षित रह जाता है वो बीज उसके भीतर, शीट बॉल के भीतर। रेगिस्तान वाले जो हिस्से हैं उनमें हरियाली लाने के लिए भी इस योजना का लाभ लिया जाएगा, ऐसा सोचा जा रहा है। बहुत कमाल की तकनीक है, और इस तकनीक के बारे में जब इतनी बात हो गई तो हम उस व्यक्ति को जरूर जानेंगे जिसने सीड बॉल तकनीक को जन्म दिया है। तो जापान के एक कृषि वैज्ञानिक हैं, और मननोबू फुकोगजी, मननोबू, हाँ वापस दोहरा दे रहा हूं, मननोबू फुकोगजी, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सीड बॉल तकनीक को फेमस किया और फिर पूरी दुनिया ने अपनाया। हम बहुत तेजी से अपना रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी अपना रहा है। बात करेंगे अगली न्यूज पर। तो ये न्यूज थोड़ी सी डाटा, इसका थोड़ा ध्यान रखना। जैसे सर्वाधिक व्यक्ति मृत्यु दर का एक न्यूज आया था, उसमें पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ को माना जा रहा है। अब ये व्यक्ति मृत्यु दर क्या है? स्वास्थ्य कारणों से या अन्य कारणों से व्यक्तियों की मौत प्रति हजार में गिनते हैं, तो प्रति हजार में 8 काउंट किया गया है छत्तीसगढ़ में, जो भारत में ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा है एक राज्य के हिसाब से देखें तो, जबकि भारत की अगर बात करें तो 6.2 जो है वो प्रति व्यक्ति प्रति 1000 में मृत्यु दर है। इससे पहले जो है 7.2 थी, यानी भारत में तो गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ में प्रति 1000 में 8 व्यक्ति मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं स्वास्थ्यगत कारणों आदि से। ये एक डाटा निकल करके, लेकिन इसी के साथ एक डाटा और आता है, उसमें आप ना थोड़ा सावधान रहिएगा। जब शिशु मृत्यु दर बोल देता है, व्यक्ति मृत्यु दर अलग चीज हो गई, शिशु मृत्यु दर बोलेगा ना, तो आप मध्य प्रदेश को याद रखना। एमपी में प्रति 1000 अभी भी 48 शिशु जो हैं वो संकटग्रस्त बताए जा रहे हैं, यानी एमपी में बहुत हालत खराब है इस मामले में। तो अब बात करते हैं अगली न्यूज की, मॉडर्न सिल्ली। और ये मॉडर्न सिल्ली ना धमतरी वाला है, वैसे वही ज्यादा फेमस है। पर्यटन स्थल में एक हमारे सारंगढ़ या कह लीजिए बरमकेला के पास जो है, वहां पर भी
यानी रायगढ़ जिले में एक पर्यटन स्थल है मोडमसिल्ली, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मोडमसिल्ली बांध, धमतरी क्षेत्र, उसको जो है वाटर टूरिज्म के रूप में विकसित किए जाने का प्रोजेक्ट रखा गया है। और हाल फिलहाल के दिन में वहाँ कैफेटेरिया आदि बना करके उसे विकसित किए जाने का फैसला लिया गया है प्रशासन के द्वारा। साथ ही साथ प्रशासन ने माना और तूता, अब ये माना तो आपको नाम से पता चल गया, और तूता भी आप याद कर लें, दोनों रायपुर में है, इसको भी पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की योजना बनाई गई छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो हाल फिलहाल के दिनों में हो सकता है मोडमसिल्ली आपको पूछ दे कि कहाँ वाटर टूरिज्म विकसित कर रहे हैं, या फिर हाल ही में पर्यटन केंद्र के रूप में कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो माना तो आप समझ जाएंगे, तूता को याद रख लीजिएगा, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज जो है वो पढ़ई तुहर द्वार योजना। हम पहले भी इस पर चर्चा किए थे। इस योजना में ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की ये योजना जो है उसमें बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा तो मिल रहा है, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके पास हैंडसेट नहीं है, जिनके पास ऐसा मोबाइल नहीं है जिसके जरिए वो पढ़ सकें। तो सोचा गया भाई उनके पास सहल क्या चीज हो सकती है, आसानी से क्या पहुंच सकता है। टीवी नहीं, रेडियो। रेडियो बहुत आसानी से पहुंच सकता है, इसलिए रेडियो को कनेक्ट किया जा रहा है पढ़ई तुहर द्वार योजना से। अब बड़ी कक्षाओं की पढ़ाई तो इससे हो पानी थोड़ी मुश्किल है, तो कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 8वीं तक के जो छात्र हैं उनके लिए पढ़ई तुहर द्वार किस में रहेगा, रेडियो के जरिए प्रसारित किया जाएगा। होमवर्क भी दिया जाएगा, उसकी चेकिंग भी होगी, पता नहीं कैसे चेकिंग करेंगे, लेकिन ठीक है, इतना आपको याद करना था। बात करेंगे अगली न्यूज पे। तो ये न्यूज बड़ी मजेदार है और ये हमारी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उससे जुड़ी हुई है। तो कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक एनाकोंडा और सुपर एनाकोंडा नाम दे दिया गया था। आमतौर पर पहले सांप है, लेकिन यहाँ ट्रेन की बात हो रही है। तो वो चली और उड़ीसा में चली थी। उड़ीसा की दो जगह है, लचकुरा और राउरकेला, उनके बीच चली थी ये ट्रेन। लगभग 2 किलोमीटर लंबी थी और जो देख रहा था वो देखता रह गया, बोले 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन चली जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रिकॉर्ड रच दिया था। तो हमारे रेल मंत्री ट्वीट कर दिया, हाँ ट्वीट बहुत करते हैं आजकल हम लोग, तो ट्वीट कर दिए। तो अब पता चला कि भाई इतनी लंबी रेलवे चढ़ गई। छत्तीसगढ़ वालों को लगा भाई अपने को भी इस ट्रैक में कुछ करना है, तो हमने क्या किया, उससे लंबी ट्रेन चला दी, 2 किलोमीटर से भी लंबी वाली। तो हमने क्या चला दी, हमने अब एनाकोंडा चल चुका था, अब उससे बड़ा क्या लाए, तो फिर हमने माइथोलॉजी को लेकर के आया और फिर हमने शेषनाग चलाई। तो जब शेषनाग चली तो शेषनाग का डाटा हमको याद रखना है। तो दुर्ग क्षेत्र के भीतर परमकला करके जगह है, वहां से कोरबा के बीच ये ट्रेन चलाई गई और भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला दी गई। हाँ, दोनों में फर्क ये था कि वो जो एनाकोंडा थी वो भरे हुए डिब्बों के साथ चल रही थी, हमारी शेषनाग जो है वो खाली डिब्बों के साथ चल रही थी। लेकिन अब बात डिब्बों की आ गई है, तो डिब्बे 234 थे और 9 इंजन लगा करके हमने अपनी ट्रेन दौड़ाई थी, लेकिन रिकॉर्ड हो गया हमारे नाम दर्ज। पहले एनाकोंडा 2 किलोमीटर लंबी, हमने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चला दी। और फिर हमारे रेल मंत्री जी को दोबारा ट्वीट करना पड़ा कि अब शेषनाग भी चल पड़ी है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये न्यूज मजे के लिए भी याद रखें और इम्पोर्टेंट तो है। बात करेंगे अटल नगर सेक्टर 13 की। अब ये अटल नगर सेक्टर 13 क्या है, जब इस तरह का आ रहा है ना भाई, तो आप सेक्टर वाले ना याद करना शुरू कर दीजिए। क्यों, आजकल सेक्टर से ही क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये नया रायपुर में है और यहाँ एक अत्याधुनिक लैब बनाई जा रही है, हाईटेक लैब बनाई जा रही है, जो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के लिए काम करेगी। ये एक न्यूज निकल करके आई थी, इसमें इतना ही कुछ था जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं। और एक, हाँ, इसी न्यूज के भीतर से एक और निकल के आया कि तालाब जीर्णोद्धार कार्यक्रम चल रहा है छत्तीसगढ़ में, इसको शुरू किया गया है। बहुत इसका प्रचार नहीं हुआ है, इसलिए शायद ये बड़े स्तर पर नहीं बनी न्यूज, कहीं छोटे कॉलम में छूट गई थी। मैं हूं लेकिन तो आपकी मदद कर देते हैं, आप याद करिए कहाँ कहाँ। तो दुर्ग जिला उठा लिए, रायपुर तो उठाना ही पड़ेगा, और बिलासपुर, इन 3 जिलों के वो तालाब जिनका ऐतिहासिक महत्व रहा है या बहुत सालों से उन जिलों का हिस्सा रही है, उन्हें जीर्णोद्धार किया जाएगा, उनको बेहतर पचरी आदि बना करके विकसित किया जाएगा। बूढ़ा तालाब वगैरह से आप सुन चुके थे, या कंकाली तालाब वगैरह का किस्सा आप सुन चुके थे। अब आप दुर्ग और बिलासपुर के तालाबों को भी पढ़ते जाइएगा। बात करते हैं अगली न्यूज की, रायपुर पे ही बात करेंगे। रायपुर में एक ऑक्सीजोन बन रहा है। ऑक्सीजोन यानी कि एक समझ लीजिए कृत्रिम वन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने बनाया जा रहा है। 19 एकड़ में बनेगा और इसकी लागत जो है, ये लागत नहीं है, लागत है, और उसकी जो लागत रहेगी वो 11 करोड़ रुपए। तो 11 करोड़ लगाकर 19 एकड़ जमीन पे वृक्षारोपण हुआ है और ऑक्सीजोन बना है। रायपुर बहुत कुछ और लगा है, झूले वूले सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला जो है हेरिटेज म्यूजियम। अब हेरिटेज क्या होता है, अच्छा पहले कहाँ बना, ठीक, तो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के भीतर इसको बनाया जा रहा है।
अब बात करते हैं हेरिटेज क्या होता है। हेरिटेज यानी धरोहर। तो जो छत्तीसगढ़ की धरोहर है उसको सहेजने के लिए एक हेरिटेज म्यूजियम जो है वो बनाया जा रहा है रविशंकर विश्वविद्यालय के भीतर, यानी रायपुर बटफकुस। और ये काम कर रहा है छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक विभाग। 8 करोड़ पहले पास हुए थे, छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक विभाग अपने तरफ से 2 करोड़ और लगा रहा है, तो टोटल 10 करोड़ रुपए की लागत से हमारे पास तैयार होगा क्या, हेरिटेज म्यूजियम छत्तीसगढ़ का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लघु वनोपज संग्रहण के मामले में। हम ये पहले भी बात कर चुके थे, छत्तीसगढ़ टॉप पर चल रहा है, भारत के बाकी राज्यों में सबसे आगे लघु वनोपज संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ चल रहा है। अब इसमें एक न्यूज पुरानी है कि हम 31 लघु वनोपज का संग्रहण कर रहे हैं, 25 होता था। मेरा पहले का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से नए जुड़ चुके हैं, और यदि देख रखा है तो कमेंट में बताइए कि हाल फिलहाल में कौन से 6 नए वनोपज जुड़े हैं। देखें तो कि आप वीडियो कितने ध्यान से देखते हैं, या आपने नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, तो नीचे कमेंट पे चाहिए ना। चलिए, तो अब बात करते हैं अगली न्यूज। हाँ, ये न्यूज ना नोट कर लो, अभी कर लो, याद रखो। मदनपुर मुर्गा 2 है ये, इसके अलावा मुर्गा साउथ और सियांग। मदनपुर, मुर्गा 2, मुर्गा साउथ और सियांग, ये 4 हैं कोल ब्लॉक, और ये कोल ब्लॉक चारों के चारों कोरबा के भीतर है। नीलाम होने वाली थी, अभी आपको याद होगा कोयले की खदानों की नीलामी होने का फैसला किया गया था। ये भी थे नीलामी में, लेकिन इनका नाम वापस ले लिया गया या हटा लिया गया है, यानी कोरबा की जो हमारी कोयले खदान है वो अभी नीलाम होने से बच गई। इसका विरोध हो रहा था और विरोध रंग भी लाया। अभी एक न्यूज इसी में से आप और देख सकते हैं कि 41 कोल ब्लॉक भारत में नीलाम हो रही है, जिसमें 9 छत्तीसगढ़ की थी, ये 4 उसमें शामिल थी, वो हट गई हैं। बात करेंगे अगली न्यूज पे। तो मोचे जचकी मोचो अस्पताल अभियान, वापस मोचे जचकी, जचकी यानी डिलीवरी, मोचे मेरी, और मोचो अस्पताल, मोचो मेरा अस्पताल अभियान जो है ये शुरू किया गया कोंडागांव में। जो वहां के कलेक्टर हैं मीणा साहब, उन्होंने इसको प्रमोट किया है, और ये अभियान अगर सफल रहता है तो फिर बाकी के जो और बस्तर के जिले हैं वहां फैलाया जाएगा। सरल शब्दों में बताऊं तो भाई संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, कठिन शब्द हो गया नहीं, डिलीवरी हॉस्पिटल में हो, इस चीज को ध्यान रखते हुए यह अभियान चलाया गया है। कई बार अभियान के नाम से क्वेश्चन बन जाता है, तो मोचे जचकी और मोचो अस्पताल अभियान कोंडागांव। कोंडागांव पे जब है ना, तो कोंडागांव की एक चीज और बात कर लेते हैं। लीम धारा और माझिन गढ़ी, लीम धारा और माझिन गढ़ी, ये दोनों पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। कहाँ, अगेन बात करेंगे कोंडागांव की। तो केशकाल जो क्षेत्र है वहां के भीतर आने वाला लीम धारा ध्यान रखें, स्थानीय नदी भी है। कई बार होता है ऐसी नदियों का नाम पूछ देता है जो हम कभी सुने नहीं होते, उनमें से एक नदी आप लीम धारा को याद करिए। इस नदी के भीतर ना कुछ टापू विकसित किए गए थे, और उन टापुओं पर टूरिज्म की भरपूर संभावना है। उसके अलावा जंगली जीव जंतु, वन्य जीव तो है ही वहां मौजूद, जिनको देखने के लिए पर्यटक वहां पहुंच सकते हैं। तो इसका अभी दौरा करके अगेन मीणा साहब जो है वहां कलेक्टर, तो वहां तय किया गया है कि विकसित किया जाएगा। तो हो सकता है नए पर्यटन केंद्र के रूप में आपको लीम धारा पूछ ले, और नहीं तो भाई नदी का नाम ही पूछ ले। और दूसरा जो है वहीं का माझिन गढ़ी, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज पर। तो कवर्धा से जुड़ा हुआ ये न्यूज है, और कवर्धा जो है मनरेगा में छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर चल रहा है। जिलों की रैंकिंग आती है ना, उसमें पहले स्थान पर है। ये डाटा चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, बहुत जरूरी नहीं है। मनरेगा क्या होता है तो पता ही है, मांगने पर रोजगार, कितने दिन का, 100 दिन का, कई बार 150 दिन तक ये पहुंच जाता है कुछ कुछ राज्यों में, ये राज्य की अपनी इच्छा पर है। एक्ट क्या कहता है, एक्ट कहता है 100 दिन का रोजगार है। उस मामले में 100 दिन का रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ में कवर्धा अभी टॉप पर है। ठीक, बात करते हैं अगली न्यूज की। बागबहरा कहाँ पड़ेगा, महासमुंद में पड़ेगा। यहाँ जो है मुनगा हब के रूप में इसे विकसित करने का फैसला किया गया। अब ये मुनगा हब क्या होगा, तो भाई मुनगा लगाना है, और मुनगा क्यों लगाना है, कुपोषण से बचाने के लिए भी मुनगा की उपज ली जाने का फैसला किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो मुनगे के पौधे बंटवाए जा रहे हैं हर गांव में, हर ब्लॉक में, और वृक्षारोपण चलाया जाएगा। आंगनबाड़ियों में के माध्यम से मुनगा भाजी और मुनगा के अन्य उत्पाद जो है, मुनगा बड़ी वगैरह, वो सब बंटवाए भी जाएंगे। तो ये जो है शुरू हो रहा है 6 जुलाई से मुनगा वृक्षारोपण अभियान, और उसमें बागबहरा ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है और घोषणा की है कि बागबहरा आने वाले समय में मुनगा हब के रूप में जाना जाएगा। हम इतने पौधे रोपित कर रहे हैं। मुनगा ही क्यों, इसके पीछे एक तो कुपोषण वाला कारण तो है, दूसरा मैं आपको समझाया था कि नहीं समझाया था, अब समझा देता हूँ। भाई मुनगा में लाभ क्या है, मुनगा ना कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अवशोषित करता है,
मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑक्सीजन बहुत सारा छोड़ रहा होता है, सबसे ज्यादा छोड़ रहा होता है, ऐसे डाटा फेक नहीं देंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है, और इस कारण से पर्यावरण के लिए तो अच्छा है ही। उल्टे मुनगा की ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से होती है, इसलिए आप मुनगा लगाएंगे तो वो आपको आर्थिक लाभ तो देगा ही देगा, साथ ही साथ कुपोषण से बचाएगा भी, इसलिए मुनगा को वृक्षारोपण में चुना गया है। अगली न्यूज पे बात करेंगे तो CG1029, अब ये किसी की गाड़ी का नंबर नहीं है। CG1029 क्या है? गेहूं की एक नई किस्म है, हाल ही में विकसित की गई इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले एक और कृषि कॉलेज के द्वारा। कौन सा कृषि कॉलेज था या महाविद्यालय है? तो हमारा बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय, जो कि बिलासपुर के सरकंडा में मौजूद है, वहां ये किस्म विकसित की गई। ये किस्म बड़ी अच्छी मानी जा रही है, प्रोटीन का बड़ा अच्छा रिसोर्स माना जा रहा है इसे, और जो आमतौर पे गेहूं की किस्म यूज करते हैं उससे ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा क्यों माना जा रहा है हमारे क्षेत्र के लिए? इसलिए क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, गेहूं है रबी मौसम की फसल, यानी लगाते वक्त कम टेम्परेचर चाहिए, काटने वक्त थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर। तो इसमें क्या है, इसमें ताप रजिस्ट करने की क्षमता भी है, यानी आप मार्च अप्रैल में भी अगर ये वाला गेहूं लगाएंगे ना तो भी हो जाएगा। ये एक अच्छी बात बताई जा रही है इसकी, तो भाई इसलिए ध्यान रखेंगे। CG1029 छत्तीसगढ़ इससे पहले छत्तीसगढ़ 2, छत्तीसगढ़ 3 नाम के और गेहूं की किस्म विकसित किया है, लेकिन ये तो बहुत खास निकला। अब बात करेंगे लोन वर्राटू अभियान, बस्तर संभाग में चल रहा है नाम, ये भी आपको बहुत जरूरी है याद करना, लोन वर्राटू। अब ये गोंडी भाषा का शब्द है, और गोंडी में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घर की तरफ लौटो, सरल शब्दों में वापस लौट आओ। वापस कहां से लौट आओ? यदि आप अपने मार्ग से भटक करके नक्सलवाद की तरफ मुड़ गए थे तो सरकार प्रशासन आपको मौका दे रही है वापस लौट आने का, यही है लोन वर्राटू अभियान। और इस अभियान की तरफ जो है लोगों को जोड़ा जा रहा है। बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और वो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए वापस आ रहे हैं अपने घरों की तरफ, तो घर वापसी भी समझ सकते हैं आप इसे। हाल फिलहाल में दंतेवाड़ा में ये बहुत सक्रिय रहा, बाकी जगह भी धीरे धीरे काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। पुष्प की अभिलाषा, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता थी। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाने वाले हमारे राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये कविता लिखी थी बिलासपुर में, बिलासपुर की जेल के भीतर ये कविता लिखी थी। कविता तो उन्होंने 3 लिखी थी, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा और पूरी नहीं सुनोगे तान, ये 3। अब इसमें से पुष्प की अभिलाषा जो है वो अपने 100 साल पूरे करने की तरफ है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 1921 का समय था, 5 जुलाई, और हमारे शनिचरी पड़ाव की जगह पर जो हमारे राष्ट्र कवि, उन्होंने एक ओजस्वी भाषण दिया और उस भाषण से ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। हालांकि वो भाषण समझने में उनको 2-3 माह लग गए थे, क्योंकि वो भाषण दे करके जा चुके थे और उनकी गिरफ्तारी MP से हुई। तब तक इनको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था भाषण। खैर जो भी हुआ, उनको गिरफ्तार करके लाया गया और बिलासपुर जेल में रखा गया। बिलासपुर जेल के बैरक नंबर 9 में रखा गया था उन्हें। ये 9 वाली बैरक अभी थोड़ी टूट फूट गई है, ठीक होने के बाद चतुर्वेदी जी के नाम पर इस बैरक का नाम रखा जाने वाला है। तो वो जेल में बंद थे। कैदी नंबर 1527 माखनलाल चतुर्वेदी जी का कैदी नंबर। अब ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं? बोला ना, छत्तीसगढ़ PSC व्यापक का कोई भरोसा नहीं। वो ये तक पूछ चुका है ना कि वो जो हमारे सुंदरलाल शर्मा जी थे, उन्होंने जो जेल पत्रिका निकाली थी वो कितने पन्नों की थी। तो जब ये सब पूछ सकता है तो भाई साहब ये भी देख लेना कि भाई 1527 उनका जो नंबर था हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी का, तो वो बैरक में कैद थे। बाद में मार्च 1922 में उनको बिलासपुर जेल से निकाल करके जबलपुर ट्रांसफर कर दिया गया था और तब तक वो यहाँ रहे और उस बीच में उन्होंने 3 कविताएं लिख डाली थी। 100 साल पूरे होने आ रहे हैं, याद करिएगा इससे। बात करेंगे एक अभियान जो चल रहा था गोबर खरीदी को लेकर के। हाँ, इसका नाम क्या था? गोधन न्याय योजना। इस योजना में तय किया गया है कि 1.5 रुपए किलो पे सरकार गोबर खरीदेगी। ठीक है, इससे ज्यादा पे कंडा बिक जाता है। खैर, विरोध नहीं करना चाहिए, सरकार की अपनी सोच होती है, उनको अपने हद पे सोचने देते हैं। लेकिन आपको क्या याद करना है? तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैं बताया था 5 मंत्रियों का एक कमेटी होगा जो इस पर विचार करेगा कि किस तरह से खरीदी की जानी है, कितने पे खरीदी की जानी है। अब मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूं, ये जो 5 मंत्रियों का दल है
उसके अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछ सकता है। उसके अध्यक्ष जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री होने वाले थे। कौन? चौबे जी, रविंद्र चौबे की बात कर रहा हूं। तो फिर ये याद रख लेंगे आप, 5 मंत्रियों की कमेटी, उसका अध्यक्ष कौन है, या गोधन न्याय योजना कमेटी का अध्यक्ष कौन है? रविंद्र चौबे। ठीक है, याद हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अंजलि शर्मा जी की। अंजलि शर्मा का संबंध रायपुर से है और हाल फिलहाल में इन्होंने नृत्य में, वो भी कौन सा, क्लासिकल डांस, वो आजकल वाला नहीं, तो क्लासिकल डांस में नाट्य प्रिय राष्ट्रीय अवार्ड, नाट्य प्रिय राष्ट्रीय अवार्ड जीता है इन्होंने। तो एक प्रतियोगिता हुई थी राष्ट्रीय क्लासिकल डांस या नेशनल क्लासिकल डांस एकेडमी कर्नाटक में जो मौजूद है उसके द्वारा, और इसके ऑनलाइन ही हुआ ये प्रतियोगिता क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो उसमें सबको ऑनलाइन अपनी एंट्री भेजनी थी। तो शिव स्तुति पर इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और इसलिए नहीं, नाट्य अच्छा था इसलिए वो चुन ली गई, क्या, तो नाट्य प्रिय राष्ट्रीय अवार्ड के लिए। तो उनका अवार्ड आ गया है और आप सब उनको जरूर याद रखें। याद और क्यों रखें, तो अंजलि शर्मा जो है ना वो मिस छत्तीसगढ़ भी रही, और इनके पिता जो हैं त्रयंबक शर्मा, ये छत्तीसगढ़ के एक कार्टूनिस्ट भी हैं। तो भाई कलाकारों का परिवार है, याद रख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, अब लोक अदालत। लोक अदालत इस बार जो संचालित हो रही है वो कोरोना के कारण ई कोर्ट के रूप में संचालित हो रही है, यानी कि वही इंटरनेट से सब कुछ होगा। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन रहा है। एक डाटा तो ये भी याद हो गया। अब पहली चीज तो ये समझ लेते हैं लोक अदालत क्या है। लोक अदालत ना आम अदालत से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से न्याय होता है, यानी जो दो पक्ष हैं वो पहुंचेंगे अपने अपने मामले लेकर के, और यदि उसमें कोई फैसला आ गया तो वो दोनों पक्ष मानने के लिए बाध्य होंगे। इसकी और कोई अपील नहीं होती, कहीं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप म्यूचुअली लोक अदालत में मामला लेकर के आए। तो मामले जो इतने साल से पेंडिंग है उनको जल्दी सुलझाने के लिए लोक अदालतें लगाई जाती हैं। इसमें ध्यान रखें, दोनों पक्ष का समझौता करके आना जरूरी है कि हम लोक अदालत के फैसले को मानने के लिए बाध्य होंगे। ठीक, आप अपील नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, ये न्यूज है 50 मेगावाट सोलर एनर्जी जो है उसके लिए संयंत्र स्थापित किया जाएगा भिलाई में। एक और ऐसी न्यूज था कि रायपुर में, नया रायपुर में 10 मेगावाट का संयंत्र लगेगा करके। तो इतने सारे समाचार थे जो हम निकाल पाए। इसके अलावा भी अगर कोई फैक्ट मुझसे छूट गया होगा तो यार मैं यही हूं, किसी और वीडियो में बता दूंगा। कुछ नहीं छोड़ेंगे आपका, हर एक फैक्ट आपको बताएंगे, और इससे ज्यादा न्यूज आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ज्यादा दावा हो गया, दावे पे खरे भी उतरेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना भी, अपनों का भी। और वीडियो पसंद आया तो ऐसा बोलना तो अच्छा नहीं लगता, वो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, अच्छा लगता है बात करके आपसे। और वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों से, तभी तो हमारा परिवार, हमारी फैमिली बढ़ेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में। गुड नाइट।